हाँ दोस्तों, कौटिल्य एकेडमी जबलपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। पहले लेक्चर में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, विस्तार, नामकरण, कालक्रम, उसकी मुख्य विशेषताएं व उसके प्रमुख स्थलों की विशेषताओं के बारे में बताया था। और दूसरे लेक्चर में मैंने हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति को बताया था। आज के इस तीसरे वीडियो में मैं आपके सामने हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति व पतन के कारणों पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। और इससे जुड़े हुए प्रश्न जो है अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे MPPSC व UPSC में आते रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज, विस्तार, नामकरण, कालक्रम के बाद हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के विषय में भी इतिहासकारों में एक रूपता नहीं है। और इसकी उत्पत्ति के विषय में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के मत व्यक्त किए और इन मतों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक है उपनिवेशवादी मत। तो पहला जो मत है उपनिवेशवादी मत है, जिसके प्रवर्तक R.M. व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड व क्रैमर महोदय हैं। तो उपनिवेशवादी मत इस बात पर बल देता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति में मेसोपोटामिया के लोगों का योगदान था। और अपने मत के समर्थन में ये लोग मेसोपोटामिया व हड़प्पा सभ्यता के बीच कतिपय समानताओं का जिक्र करते हैं। जैसे इनका ये मानना है कि दोनों ही सभ्यताएं नगरीय सभ्यताएं थी। तो पहली जो समानता वो बताते हैं कि दोनों सभ्यताएं कैसी थीं, तो नगरीय सभ्यताएं थीं। दूसरा है कि दोनों की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। तो अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो क्या था? कृषि। तो दोनों ही नगरीय सभ्यताएं थीं और दोनों ही अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। तीसरा, दोनों ही सभ्यताओं का जन्म नदियों के किनारे हुआ। जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात, जिसे वर्तमान में हम टिग्रिस व यूफ्रेटस के नाम से जानते हैं, उनके किनारों पर फली फूली। इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आगे पल्लवित हुई। तो इस तरह दोनों सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ही सभ्यताओं के लोगों को लिपियों का ज्ञान था। दोनों ही सभ्यताओं के लोगों को लिपियों का ज्ञान था। तो नदी के किनारे विकसित हुई। उसके बाद उन्होंने चौथी समानता बताई कि दोनों ही सभ्यताओं के लोग लिपियों का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के लोग कीलाक्षर लिपि का प्रयोग करते थे और सिंधु घाटी के लोग भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। इस तरह उन्होंने समानताओं पर ज़्यादा बल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ही सभ्यताओं के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे और मेसोपोटामिया की अनेक मोहरें हमें अनेक मोहरें विभिन्न हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुई है। इस तरह इन उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने इस बात पर बल दिया कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति देशी नहीं है, बल्कि इसमें विदेशी तत्वों का ज़्यादा हाथ था, और विशेषकर मेसोपोटामिया के लोगों को। लेकिन ऐसा करते समय वे दोनों सभ्यताओं के बीच में व्याप्त असमताओं को नज़रअंदाज कर गए। बाद में कुछ विद्वानों ने बताया कि इन दोनों सभ्यताओं में समानताएं कम और असमानताएं ज़्यादा हैं, और इसी कारण से इस मत को कि सिंधु सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया के लोगों ने किया, यह स्वीकार नहीं किया जाता। तो जैसे कि पहली असमानता की बात करें तो असमानता में हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन मेसोपोटामिया से बहुत उम्दा है। तो सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन है वह मेसोपोटामिया से बहुत श्रेष्ठ है। तो ये आपका पहला
पहला समर्थन में कहा जाता है से श्रेष्ठ है। अब यदि मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु सभ्यता को बसाया होता तो वो सिंधु सभ्यता में मेसोपोटामिया की भांति नगर नियोजन को विकसित करते, लेकिन यहाँ सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन मेसोपोटामिया से बहुत आगे था। दूसरा, मेसोपोटामिया के लोग स्वच्छता के प्रति गंभीर नहीं थे। वहाँ की गलियाँ गंदगी से भरी पड़ी थी और नालियों में स्वच्छता नहीं थी। इसके विपरीत सिंधु सभ्यता के लोग स्वच्छता के विषय में बहुत सजग थे और वहाँ पर हमें किसी भी हड़प्पाई स्थल से गंदगी का ढेर नहीं मिलता। अतः स्वच्छता का तत्व हम देखते हैं सिंधु सभ्यता में ज़्यादा था और मेसोपोटामिया में बहुत कम। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों ने इस सभ्यता का विकास नहीं किया। इसी तरह सिंधु सभ्यता के शहरों में हमें एक उम्दा जल निकास प्रणाली देखने मिलती है। तो आप तीसरा मत दे सकते हैं जल निकास प्रणाली, और मोहनजोदड़ो व धौलावीरा की जल निकास प्रणाली को विश्व स्तरीय माना गया है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों ने इस सभ्यता का विकास नहीं किया। इसी तरह मेसोपोटामिया और सिंधु क्षेत्र की लिपियों में बहुत ज़्यादा अंतर था। जैसा मैंने पहले बताया कि मेसोपोटामिया के लोग कीलाक्षर लिपि का प्रयोग करते थे और सिंधु सभ्यता के लोग भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेसोपोटामिया की लिपि को पढ़ा जा चुका है, लेकिन सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी भी पढ़ा नहीं जा चुका है। अतः ये कहना कि मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु सभ्यता का विकास किया, यह कहना पूर्णतः गलत है। यदि मेसोपोटामिया के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को बनाया होता तो वो लोग उस क्षेत्र में अपनी लिपि का प्रयोग करते, लेकिन हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख जो ज़्यादातर मोहरों पर प्राप्त हुए हैं उन पर भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है और इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। इस तरह हम देखते हैं कि इन दोनों सभ्यताओं में समानताएं कम और असमानताएं ज़्यादा हैं। अतः उपनिवेशवादी मत को वर्तमान में इतिहासकारों ने पर्याप्त रूप से खारिज कर दिया है, इसलिए अब यह मत जो है मान्य नहीं है। अब इसके बाद हम उन मतों पर आते हैं जिन्हें सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो मत हैं वो पूर्णतः देशी मत हैं और इस संबंध में विभिन्न इतिहासकारों ने यह कहा है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति देशी थी और सिंधु सभ्यता जो है वहाँ पहले फल फूल रही ग्रामीण संस्कृतियों का ही विकसित रूप है। तो इस संबंध में कुछ विद्वान जैसे फेयर सर्विस व रोमिला थापर ने ये कहा कि संभवतः यह संस्कृति कुल्ली नाल यह बलूचिस्तान में है या अमरी ये आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, इन संस्कृतियों का विकसित रूप है। और इनका मानना है कि ये जो लोग मृदभांडों का प्रयोग कर रहे थे कुल्ली नाल व अमरी के, वैसे ही मृदभांडों का प्रयोग आगे चलकर हड़प्पा वासियों ने किया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हड़प्पा वासी काले व लाल रंग के मृदभांडों का प्रयोग करते थे, अर्थात लाल रंग की पृष्ठभूमि पर वो काले रंग से चित्र बनाते थे जिसमें वृक्ष, पशुओं व विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का अंकन किया है। तो इन्होंने मृदभांडों की समानता के आधार पर यह कहा कि यह हड़प्पा सभ्यता जो है कुल्ली व नाल या अमरी संस्कृति का ही विकसित रूप है। तो यह एक काफ़ी मान्य मत है, लेकिन इससे भी और अच्छा मत आगे चलकर अमलानंद घोष ने दिया। तो अमलानंद घोष जो कि एक पुरातत्वविद हैं और जिन्होंने कालीबंगा का भी उत्खनन किया, अमलानंद घोष ने यह बताया कि सिंधु सभ्यता राजस्थान में
सिंधु सभ्यता राजस्थान में पल्लवित सोथी संस्कृति का विकसित रूप है। इनका ये मानना है कि जो सोथी संस्कृति के लोग थे ये गाँव में रहते थे, लेकिन ये लोग आगे चलकर सिंधु के मैदानों में आए और इन्होंने हल का प्रयोग किया। हल के प्रयोग से इनके कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई और कृषि के उत्पादन में वृद्धि से ये कृषि पदार्थों का व्यापार करने लगे। इस व्यापार से आर्थिक संपन्नता आई और धीरे धीरे जो बस्तियां थी, ग्रामीण बस्तियां, वो नगरों में परिवर्तित हो गई। तो इस तरह अमलानंद घोष ने यह बताया कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के पीछे सोथी संस्कृति के लोगों का योगदान है। इस मत को भी काफ़ी हद तक स्वीकार किया जाता है। तो वर्तमान में इन दो मतों को ही हम ज़्यादा मान्यता देते हैं। अब इसके बाद एक तीसरा मत आया है जिसे हम मिश्रित मत की संज्ञा देते हैं और मिश्रित मत यह कहता है, तो इसके बाद एक और मत आया जो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास मिश्रित रूप से हुआ। इनका ये मानना है, जिन इतिहासकारों ने मिश्रित मत दिया, कि हड़प्पा सभ्यता निश्चित रूप से देशी थी। तो इसमें कोई विवाद नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पूर्णतः देशी थी, लेकिन यह हो सकता है कि इसने विकास के दौर में कुछ तत्वों को मेसोपोटामिया की सभ्यता से ग्रहण किया। तो वर्तमान में यही मत सर्वाधिक मान्य है कि हड़प्पा सभ्यता पूर्ण रूप से देशी थी और हो सकता है कि उसने कुछ तत्वों को मेसोपोटामिया से ग्रहण किया। तो इस तरह हमने हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से जुड़े विभिन्न मतों का अध्ययन किया और इससे जुड़े हुए मत अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आपका प्री हुआ है और कुछ दिनों बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन करेगा अपना मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, और इसमें जुड़े हुए प्रश्न अक्सर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अब इसके बाद हम देखें कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, क्योंकि यह एक नवगिरी सभ्यता थी, अपनी समकालीन सभ्यताओं से बहुत विकसित थी। यहाँ के लोग कहा जाता है कि रूढ़िवादी नहीं थे, काफ़ी ओपन माइंड के थे। इस तरह की सभ्यता का आखिर पतन कैसे हुआ, तो इस संबंध में भी विद्वानों में एक रूपता नहीं है। अच्छा, विद्वानों के मतों में एक रूपता क्यों नहीं है? उसका मुख्य कारण है कि सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और पढ़ा नहीं जा सका है इसलिए हम अपने मतों के समर्थन में पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे क्या कारण रहे होंगे। तो अब हम उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मतों का प्रतिपादन किया और इन मतों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि इस सभ्यता का आकस्मिक पतन हुआ और कुछ विद्वान कहते हैं कि इस सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ, अर्थात धीरे धीरे हुआ। तो यहाँ पर विभिन्न पुरातात्विक अध्ययनों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह सभ्यता आकस्मिक रूप से नष्ट नहीं हुई, अर्थात महीनों या दिनों में यह सभ्यता नष्ट नहीं हुई, बल्कि इस सभ्यता को नष्ट होने में वर्षों का समय लगा। इसलिए आजकल वर्तमान में क्रमिक पतन सिद्धांत को ही ज़्यादा मान्यता दी गई है। अब हम आकस्मिक पतन सिद्धांत में जो एक मत दिया गया था, तो यह मत दिया था R.M. व्हीलर व गॉर्डन चाइल्ड ने, और इन्होंने कहा था कि इस सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ। इस तरह इन उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने इस बात पर बल दिया कि आर्यों ने इस सभ्यता पर आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया। इसके समर्थन में ये मोहनजोदड़ो के ऊपरी स्तरों से मिले कंकालों का जिक्र करते हैं और ये बताते हैं उन कंकालों के सिर पर कुछ घाव के निशान हैं।
लेकिन वर्तमान में जो उत्खनन हुआ है मोहनजोदड़ो का, उससे ये सिद्ध हो गया है कि ये जो कंकाल हैं ये एक समय के नहीं हैं बल्कि अलग अलग काल के हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आर्यों ने वहाँ पर पहुंचकर नरसंहार किया। और वर्तमान में हरियाणा के एक हड़प्पाई स्थल राखीगढ़ी के उत्खनन भी इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का विनाश नहीं हुआ, अर्थात वर्तमान में इस मान्यता को पूर्णतः अमान्य घोषित कर दिया है। इसी तरह आकस्मिक पतन सिद्धांत में एक और लोकप्रिय मत आता है जिसे प्रसिद्ध पुरातत्वविद जॉन मार्शल व मैके ने दिया। तो इन विद्वानों का ये कहना है कि सिंधु सभ्यता के विभिन्न शहर जैसे मोहनजोदड़ो हुआ, लोथल हुआ, इन सभी का विनाश बाढ़ से हुआ और बाढ़ ने सभ्यता को नष्ट कर दिया। लेकिन वर्तमान में इस मत को भी माना नहीं जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के ज़्यादातर शहर नदियों के किनारे ही स्थित थे और यदि नदियों से उन्हें कोई खतरा था तो वो नदियों के किनारे शहर नहीं बनाते। उन्होंने नदियों के किनारे शहर बनाए और पकी ईंटों का प्रयोग किया और पकी ईंटों से बने मकान उन्हें बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करते थे। जॉन मार्शल ने अपने मत के समर्थन में इस बात पर बल दिया कि मोहनजोदड़ो शहर 7 बार नष्ट हुआ, लेकिन इस अन्य इतिहासकारों का ये कहना है कि 7 बार नष्ट होने के बाद भी वहाँ के निवासी उस स्थान को छोड़कर नहीं गए। अतः यह कहा जा सकता है कि जो बाढ़ का सिद्धांत है वो मान्य नहीं है। इससे किसी एक स्थल के पतन की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन संपूर्ण सभ्यता के पतन के पीछे विध्वंसकारी बाढ़ को मानना एक अपर्याप्त मान्यता है। इसके बाद एक अमेरिकी इतिहासकार के.यू. कनेडी ने कहा कि यह सभ्यता महामारी से नष्ट हो गई। इनका ये मानना है कि मलेरिया जैसी महामारी सिंधु सभ्यता के शहरों में फैली और इससे सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में भी देखते हैं कि समय समय पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां आईं, जैसे प्लेग आया, हैज़ा आया और अभी हम देख रहे हैं 1-2 साल पहले कोरोना नाम की बीमारी आई, लेकिन इससे कोई सभ्यता नष्ट नहीं हुई। तो महामारी से हो सकता है कि किसी शहर के आगे बढ़ने की गति धीमी हो गई होगी, लेकिन सभ्यता नष्ट हो गई, इसके पीछे महामारी रही होगी, इसको हम मान नहीं सकते। अतः इस मत को भी क्या है, अमान्य घोषित कर दिया है। इसी तरह एक रूसी इतिहासकार दिमित्री देव ने कुछ रासायनिक परिवर्तनों को, या उनका कहना था कुछ वहाँ पे कोई विस्फोट हुआ होगा जिससे ये सभ्यता नष्ट हो गई, इस तरह का मत दिया। इस मत को भी अब अमान्य घोषित कर दिया है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के उत्खननों से यह स्पष्ट है कि इस तरह का कोई भी विस्फोट वहाँ पे नहीं हुआ। तो ये जितने भी सिद्धांत मैंने बताए ये सब आकस्मिक पतन के सिद्धांत हैं कि यह सभ्यता अचानक ही नष्ट हो गई। लेकिन अब ये माना जाता है कि सभ्यता अचानक नष्ट नहीं हुई और इसको नष्ट होने में काफ़ी समय लगा, और इन सिद्धांतों में क्रमिक पतन सिद्धांत प्रमुख है। और इसमें एक जो सिद्धांत है उसे फेयर सर्विस ने दिया है, और इनका ये कहना है कि पारिस्थितिक असंतुलन से यह सभ्यता नष्ट हुई। तो विद्वान फेयर सर्विस ने पारिस्थितिक असंतुलन को पतन का कारण बताया, और इनका मानना है कि सिंधु क्षेत्र में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई और जनसंख्या के अनुरूप संसाधनों का विकास नहीं हुआ, धीरे धीरे संसाधन कम होते गए, और यही कारण है कि यहाँ के लोग संसाधनों की तलाश में किसी अन्य जगह पर चले गए। तो ये कहा जाता है कि एक अच्छी अवधारणा है, लेकिन आज हम देखते हैं कि पंजाब और सिंध उस क्षेत्र में आज भी हम देखते हैं जनसंख्या का संकेंद्रण बहुत ज़्यादा है, और ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है कि वहाँ पर कोई संसाधन की कमी है। आज भी पाकिस्तान का पंजाब है या भारत का पंजाब है, वो अपनी
उर्वरता के लिए, अपने अन्न उत्पादन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इसलिए इस मान्यता को कि जनसंख्या वृद्धि हुई, संसाधनों की कमी हुई और इससे क्या है यह सभ्यता नष्ट हो गई, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह कुछ विद्वानों जैसे एम.आर. साहनी और जॉर्ज एफ. डेल्स ने भूतात्विक परिवर्तनों को इस सभ्यता का पतन का कारण माना। इनका मानना है कि सिंधु सभ्यता में कुछ भूकंपीय हलचलें हुई या कुछ इस तरह की घटनाएं हुई जिससे नदियों ने अपने मार्ग बदल लिए और जो एक नदी थी सरस्वती जिसके किनारे इस सभ्यता की बहुत ज़्यादा बस्तियां पाई हुई, वो सूख गई। तो यह एक अच्छा मत है, लेकिन अभी इस मत को मानने के लिए इसमें विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता है और यह मत जो है केवल एक नदी सरस्वती के विषय में संतोषकारी व्याख्या करता है, इसलिए इस मत को भी बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं है। अब क्रमिक पतन सिद्धांत के अंतर्गत हम जो सर्वाधिक लोकप्रिय व मान्य मत है उसे हम जलवायु परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जलवायु परिवर्तन या मानसून की कमी, और यह सिद्धांत दिया है विद्वान ऑरेल स्टाइन व अमलानंद घोष। तो ये तीसरा मत है और इस मत के समर्थन में इन्होंने कुछ वैज्ञानिक कारण दिए हैं और उसकी व्याख्या हम इस तरह से देख सकते हैं। तो ऑरेल स्टाइन व अमलानंद घोष का ये कहना है कि इन लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में पकी ईंटों का प्रयोग किया, नाव बनाने में लकड़ी का प्रयोग किया गया, पशु चारण हुआ, घर बनाने में लकड़ी का प्रयोग हुआ और इन सब कारणों से वनों का विनाश हुआ या मृदा का अपरदन हुआ। तो इन्होंने इस बात का तर्क दिया है कि सिंधु घाटी के लोगों ने भारी संख्या में पकी ईंटों का प्रयोग किया और इन पकी ईंटों को आग में तपाया गया और आग के लिए लकड़ियों को जलाया गया, इसके लिए जंगलों को काटा गया। इसी तरह नाव बनाने में लकड़ी का प्रयोग किया, जंगलों को काटा गया। मकान बनाने में लकड़ी का प्रयोग किया, इसके लिए जंगलों को काटा गया और इससे वनों का विकास हुआ और मृदा का अपरदन हुआ। तो वनों के विनाश से यहाँ मानसून में क्या आ गई? कमी। मानसून में क्या आ गई? कमी। और मृदा के अपरदन से जो उपजाऊ ज़मीन थी वो बंजर भूमि में परिवर्तित हो गई और इन सब कारणों से सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था के मूल आधार कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो सिंधु सभ्यता का जो बेस था, वहाँ की अर्थव्यवस्था का, कृषि, वो धीरे धीरे नष्ट हो गई और आवश्यकता से ज़्यादा अन्न का उत्पादन नहीं हुआ। सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो गया और यही कारण है कि इनके व्यापार पर भी बुरा असर पड़ा और इन सब के कारण सिंधु सभ्यता की नगरीय तत्व जैसे जल निकास प्रणाली, समकोण पर काटती सड़कें, मोहरों की एक रूपता, पकी ईंटों का प्रयोग, इनके उपयोग में धीरे धीरे कमी आती गई और ये सैंधव बस्तियां धीरे धीरे स्वच्छता से दूर होती गईं, नगर नियोजन से दूर होती गईं। इनके जो सड़कें हैं बाद में टेढ़ी मेढ़ी बनने लगीं और जिस विशेषता के कारण यह सभ्यता दुनिया में मशहूर थी वह धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो यह एक अच्छा मत है कि इन सब कारणों से वनों का विनाश हुआ, मृदा का अपरदन हुआ, फलतः इनकी अर्थव्यवस्था के मूल आधार कृषि पर बुरा असर पड़ा और अर्थव्यवस्था की और सिंधु सभ्यता की आर्थिक संपन्नता, नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली, समकोण पर काटती सड़कें इत्यादि विशेषताएं जो हैं बुरी तरह प्रभावित हुईं और सिंधु बस्तियां धीरे धीरे ग्रामीण बस्तियों में तब्दील हो गई।
अर्थात ये मत ये कहता है कि सभ्यता नष्ट नहीं हुई, बल्कि सभ्यता के केवल नगरीय स्वरूप का अंत हुआ। सभ्यता जीवित रही, लेकिन सभ्यता की मुख्य विशेषताएं नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली, मोहरों का प्रयोग, व्यापार, ये सब क्रमिक रूप से नष्ट हो गए। अर्थात यह सभ्यता धीरे धीरे कुछ ग्रामीण सभ्यताओं में परिवर्तित हो गई, जिन्हें हम झूकर झांकर संस्कृति के नाम से जानते हैं, जिन्हें कहीं हम रंगपुर संस्कृति के नाम से जानते हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि इस सभ्यता के पतन के पीछे कोई एक सर्वमान्य कारण नहीं है, बल्कि अलग अलग जगहों पर इस सभ्यता के पतन के कारण अलग अलग रहे होंगे। और वर्तमान में यह कहा जाता है कि सभ्यता के केवल नगरीय स्वरूप का अंत हुआ, सभ्यता समाप्त नहीं हुई, उसका ग्रामीण स्वरूप आगे भी बरकरार रहा। तो इस तरह दोस्तों हमने देखा कि सिंधु सभ्यता के पतन के पीछे क्या क्या कारण रहे। अब हम इस सभ्यता से जुड़े कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस सभ्यता से जुड़े प्रश्न अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की अभी तक आयोजित मुख्य परीक्षाओं में व प्रारंभिक परीक्षाओं में भी इस सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे हाल ही में 19 जून 2022 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया कि सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस वृक्ष का अंकन है, तो दोस्तों उसका आंसर था पीपल। इसी तरह अभी हाल में ही आयोजित मुख्य परीक्षा में यह पूछा गया कि सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में आप क्या जानते हैं, यह सभ्यता एक नगरी थी, इस मत से आप क्या सहमत हैं। तो इस सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्न अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आज से कुछ वर्ष पहले यह प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति समझाइए, और हाल ही में जो अभी मुख्य परीक्षा हुई है मार्च में, उसमें 3 मार्कर में एक सैंधव स्थल कोट दीजी के बारे में पूछा गया। तो यह प्रश्न 3 मार्कर में था कि आपको कोट दीजी के बारे में बताना था। तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक हड़प्पाई स्थल है और इसकी खोज जो है घुरवे व फजल अहमद खान ने की। तो आपको ये बात बतानी थी वहाँ पर। अब 3 मार्कर में हम देखें कि कोट दीजी के अतिरिक्त आपसे कुछ और स्थलों के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी सैंधव बस्ती है और वर्तमान में ये हरियाणा में है और सरस्वती व घग्गर नदी के किनारे ये स्थित थी और वर्तमान में इसका उत्खनन जारी है। और राखी गढ़ी के उत्खननों से यह निष्कर्ष मिल रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का केंद्र बिंदु हड़प्पा व मोहनजोदड़ो न होकर राखी गढ़ी था। अभी तक यह कहा जाता रहा है कि अभी तक खोजे गए सभी हड़प्पाई स्थलों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो था, लेकिन राखी गढ़ी के उत्खनन यह सिद्ध कर रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल में राखी गढ़ी था। अभी भारत में सबसे बड़ी सैंधव बस्ती राखी गढ़ी को माना जाता है। और राखी गढ़ी के बारे में ये मैं बताना चाहूँगा कि इसको 2020 के बजट में यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने एक पुरातात्विक संग्रहालय स्थापित करने की भी घोषणा की। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो सिंधव सभ्यता के तत्व हैं या उसका प्रभाव है वर्तमान में भी प्रासंगिक है। इसी तरह एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है 3 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है टेरिकोटा फिगरिन। तो ये शब्द बार बार हड़प्पाई सभ्यता के अध्ययन में आता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सैंधव सभ्यता के स्थलों से बड़ी भारी संख्या में हमें मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं और ये मातृ देवी की मूर्तियां आग में तपाकर बनाई गई मिट्टी से बनी है और आग में तपाई गई मिट्टी के लिए एक विशिष्ट शब्द का उपयोग किया गया है जिसका नाम है टेरिकोटा फिगरिन। तो अभी 19 जून को प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है और सितंबर अक्टूबर में मुख्य परीक्षा संभावित है और उसमें
3 मार्कर में अंतर्गत इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो जैसे मैंने बताया कि टेरिकोटा फिगरिन, यह प्रश्न अभी तक नहीं आया है, तो मे भी यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के लिए एक शब्दावली का और प्रयोग हुआ है जिसे हम कहते हैं बोस्त्रोफेदन। तो आपसे वहाँ पूछा जाएगा कि बोस्त्रोफेदन के बारे में 1 या 2 शब्द बताइए आप। तो सिंधु लिपि को लिखने का तरीका बोस्त्रोफेदन कहलाता है। सिंधु लिपि जो है वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी जाती है। इस प्रकार की पद्धति को हम बोस्त्रोफेदन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। इसी तरह हम मुख्य परीक्षा में आएँ तो हड़प्पा सभ्यता से मुख्य परीक्षा में भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं और 2021 की मुख्य परीक्षा में यह प्रश्न आया था कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालिए, वहाँ की अर्थव्यवस्था पर क्या है, प्रकाश डालिए। तो दोस्तों, आपको हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए किसी भी उत्तर की शुरुआत में आपको ये बात ज़रूर कहनी है कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में मैं जो भी बताने जा रहा हूँ वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर बताने जा रहा हूँ। यानी आप इस आंसर की शुरुआत इस तरह से करेंगे कि पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर 3000 BC में विकसित हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति की विवेचना की जा सकती है। तो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही आप बता सकते हैं। और हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति का मूल आधार मैंने पहले भी आपको बताया अपने लेक्चर में, कृषि था। तो मूल आधार क्या था, कृषि था। और इसके पुरातात्विक स्रोत हमें कालीबंगा से मिले हैं। जुता हुआ खेत हमें कहाँ से मिला है, कालीबंगा। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक साथ कई फसलों को उगाते थे। इसी तरह ये हल का प्रयोग करते थे। मिट्टी का बना हुआ एक हल हमें बनवाली से मिला है। फसलों में ये मुख्यतः रबी की फसलों को उगाते थे, यद्यपि खरीफ की फसलों में चावल प्रमुख था। साथ ही सिंचाई के लिए ये नहरों का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि सिंचाई के लिए नदियों की बाढ़ पर निर्भर थे, नदियों की उपजाऊ मिट्टी पर निर्भर थे। इसी तरह आपको ये भी बताना है कि इस कृषि की उन्नति के कारण ही यहाँ पर व्यापार वाणिज्य का जन्म हुआ। और जब भी आप सिंधु सभ्यता के व्यापार को बताएंगे वहाँ की आर्थिक स्थिति के संबंध में, तो आपको ये चीज़ जरूर बताना है कि इनका आंतरिक व बाह्य दोनों ही व्यापार उन्नत अवस्था में था। आंतरिक व्यापार के अंतर्गत सिंधु सभ्यता के लोग अपने पड़ोस, जैसे अपने पड़ोस खेतड़ी के खदानों से तांबा मंगाते थे। आपके कार्नेलियन नाम का एक पत्थर ये गुजरात से मंगाते थे। इसी तरह सोना ये कर्नाटक से मंगाते थे। अब बाह्य व्यापार अर्थात विदेशों के साथ इनके व्यापारिक संबंध कैसे थे, तो बाह्य व्यापार के अंतर्गत इनके संबंध मेसोपोटामिया, अफ़गानिस्तान, ईरान व मध्य एशिया से थे। और सबसे ज़्यादा इनका जो घनिष्ठ संबंध था वो मेसोपोटामिया के साथ था। और मेसोपोटामिया से मुख्यतः एक कीमती पत्थर लाजवर्द मणि का आयात करते थे। ऐसे ही अफ़गानिस्तान से ये टिन मंगाते थे और इसके लिए इन्होंने अफ़गानिस्तान में 2 बस्तियाँ शर्तुघई व मुंडीगाक की भी स्थापना की। इसी तरह ईरान से ये सोना मंगाते थे और फिरोज़ा व जैड ये मध्य एशिया से मंगाते थे। तो आपको सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते समय उसके 2 महत्वपूर्ण तत्वों कृषि व व्यापार पर पहले प्रकाश डालना है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था, इसके लिए कुछ शहर या देश मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे। अर्थात सिंधुवासी व्यापार करने के लिए मेसोपोटामिया तक नहीं जाते थे और मेसोपोटामिया के लोग भी व्यापार करने के लिए हड़प्पाई स्थलों तक नहीं आते थे, बल्कि बीच में कुछ मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्र थे जिन्हें हम दिलमुन व माकन के नाम से जानते हैं। दिलमुन वर्तमान में हम बहरीन को कहते हैं और माकन वर्तमान में हम ओमान को कहते थे। अब इस व्यापार के साथ साथ यहाँ पर कई प्रकार के उद्योग भी मौजूद थे, जैसे
पक्की ईंट बनाने का उद्योग, कपड़े बनाने का उद्योग, लकड़ी के बनाने का उद्योग इत्यादि। तो यहाँ पर उद्योग भी काफ़ी संख्या में मौजूद थे। और चन्नू दड़ों में मैंने आपको पहले भी बताया मनका बनाने का कारखाना मिला। तो आपको उद्योगों पर भी प्रकाश डालना है। और जहाँ तक निर्यात व आयात की बात है, तो निर्यात में इन्होंने कृषिगत पदार्थों व विनिर्मित उत्पादों को प्रमुखता दी, और आयात में इनके प्रमुख आइटम थे कीमती पत्थर व धातुएं। तो ऐसे आपको निर्यात व आयात बताने थे। और अच्छी बात ये था कि यह व्यापार सिंधुवासियों के पक्ष में था, यानी सिंधुवासी ज़्यादा चीज़ों का निर्यात करते थे और बहुत कम चीज़ों का आयात करते थे। इसी तरह आर्थिक स्थिति को समझाते समय आपको परिवहन के साधन भी बताने हैं। और मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया कि परिवहन के साधन के रूप में ये ज़्यादातर नावों का प्रयोग करते थे और बैलगाड़ी का प्रयोग बहुत कम होता था। और समुद्री व्यापार के लिए इनके पास लोथल, सुतकांगेडोर जैसे बंदरगाह थे। तो ये चीज़ें आपको परिवहन में बतानी है। इसके बाद आर्थिक स्थिति में एक बड़ा तत्व आता है विनिमय का साधन, कि आखिर ये वस्तुओं को खरीदने बेचने के लिए किस तरह की करेंसी या सिक्के का प्रयोग करते थे। तो यहाँ दोस्तों आपको ये बताना है कि ये सिक्कों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते थे और वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पर प्रचलित थी। कुछ किताबों में ऐसा लिखा जाता है कि मोहरों का प्रयोग किया जाता था सिक्कों के रूप में। यह पूर्णतः गलत था। मोहरों का प्रयोग व्यापारिक चिन्ह के रूप में किया जाता था। इसी तरह सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति के एक पक्ष माप तौल पर भी आपको प्रकाश डालना चाहिए कि माप तौल के रूप में ये 16 के गुणक का प्रयोग करते थे। और इस तरह के कुछ स्केल हमें मोहनजोदड़ो व लोथल से मिले हैं। तो ये दोस्तों यह प्रश्न 2021 में आयोजित मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है। और इसके पहले जो 2020 में मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर प्रकाश डालने को कहा गया था। अब मेरा मानना है कि इस सभ्यता से जुड़े जो प्रश्न हैं जो आगामी मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जो संभवतः सितंबर-अक्टूबर में होगी, तो उसमें पहला प्रश्न ये है कि सिंधु सभ्यता की धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो अब आपसे वहाँ के धर्म के विषय में प्रश्न पूछा जा चुका है और मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने वहाँ के धर्म के स्वरूप व मुख्य देवताओं के बारे में आपको बताया था। या एक प्रश्न और हो सकता है कि सिंधु कला पर प्रकाश डालिए। तो मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था कि सिंधु वासियों ने वास्तुकला के क्षेत्र में स्नानागार बनाया, डॉग यार्ड बनाया, अन्नागार बनाया। चित्रकला के क्षेत्र में वो मृदभांडों पर तरह तरह की चित्रकारी करते थे और उनके मृदभांडों को हम काले व लाल रंग के बर्तनों के नाम से जानते हैं। ऐसी शिल्प कला के अंतर्गत वो पक्की ईंट बनाने में व मोहरों बनाने में बड़े ही निपुण थे। तो इस तरह आप कला को वहाँ की समझा सकते हैं। तो ये प्रश्न मेरा मानना है कि आगामी मुख्य परीक्षा में सिंधु सभ्यता से पूछे जा सकते हैं। इसी तरह सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्न यूपीएससी में भी पूछे जा चुके हैं। जैसे कि यूपीएससी में 2-3 वर्ष पहले एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि मेसोपोटामिया व मिस्र की सभ्यताएं नष्ट हो गईं, सभ्यताएं नष्ट हो गईं, किंतु सिंधु सभ्यता अभी भी जीवित है। समझाइए। तो मैंने अपने वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि सिंधु की समकालीन कुछ सभ्यताएं थीं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, होंगहो नदी की सभ्यता। तो इसमें यूपीएससी में प्रश्न आया था कि आप इस बात पर प्रकाश डालिए कि मेसोपोटामिया व मिस्र की सभ्यताएं नष्ट हो गई व सिंधु सभ्यताएं आज भी जीवित है। तो ये एक अंग्रेज इतिहासकार A.L. बासम का कथन है, जिन्होंने 1954 में एक किताब लिखी थी वंडर दैट वाज इंडिया, और आगे चलकर भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। तो उनका ये स्टेटमेंट था और इसके आंसर में आप ये बताना था कि मेसोपोटामिया व मिस्र में
सिंधु के समकालीन जो सभ्यताएं थी वो मूर्ति को पूजती थी, वहाँ मूर्ति पूजा का प्रचलन था। लेकिन वर्तमान में दोनों ही देश इस्लामिक देश में कन्वर्ट हो चुके हैं। आप मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यता का उस समय जो अर्थव्यवस्था का आधार था वो कृषि था, लेकिन आज हम देखते हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार आपका डीजल व पेट्रोल हो गया है, इसलिए अर्थव्यवस्था के आधार भी बदल गए। और मेसोपोटामिया के शहरों में जो कीलाक्षर लिपि का प्रयोग का प्रचलन था वह आज हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही मेसोपोटामिया की जो नगरीय जीवन के तत्व हैं वो आज वहाँ मौजूद नहीं हैं। आज हम देखते हैं कि इराक में आतंकवाद का ज़्यादा प्रभाव है या धार्मिक रूढ़िवादिता का ज़्यादा प्रभाव है। इसलिए ए.एल. बाशम ने यह कहा कि मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यता समय रहते नष्ट हो गई, किंतु सिंधु सभ्यता आज भी जीवित है। अब सिंधु सभ्यता आज भी जीवित है, अर्थात सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, उसके मुख्य तत्व आज भी भारत में प्रासंगिक हैं। जैसे नगर नियोजन जो सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता थी, आज भी भारत में प्रासंगिक है। और भारत सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से ही प्रेरित है। दूसरा है कि जल निकास प्रणाली, तो सिंधु सभ्यता की जल निकास प्रणाली बड़ी उम्दा थी और आज हम इस तरह की जल निकास प्रणाली का विभिन्न शहरों में विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह सिंधु सभ्यता के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत गंभीर थे और इसी तारतम्य में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान चलाया है और विभिन्न प्रकार के प्रयास किए हैं ताकि हमारे शहर भी सिंधु सभ्यता जैसे सुंदर दिखें। इसी तरह हम देखते हैं कि इनका जो धर्म था वह बहुदेववादी था, उसमें मूर्ति पूजा का भी प्रचलन था, उसमें देवियों का प्रचलन भी था, उसमें प्रकृति पूजा का भी प्रचलन था। और ऐसे ही तत्व आज भी हम भारतीय धर्म में देख सकते हैं कि आज भी भारतीय जो है बहुदेववादी है। इसी तरह कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग धर्मनिरपेक्ष थे, इसी तरह आज का भारत भी क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता आज भी जीवित है, जबकि इसकी समकालीन सभ्यताएं मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यताएं अब नष्ट हो चुकी हैं। तो दोस्तों, यह प्रश्न यूपीएससी की परीक्षा में आ चुका है और आशा करता हूं कि भविष्य में भी इस टॉपिक से यूपीएससी व एमपीपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि सिंधु सभ्यता इतिहास का विषय नहीं है बल्कि भारत के गौरवमयी इतिहास का दर्पण है। यह बताता है, यह टॉपिक हमें बताता है कि दुनिया के लोगों को भारत के लोगों ने सबसे पहले पकी ईंट दी, सबसे पहले कपास का प्रयोग करना बताया, सबसे पहले स्वच्छता के बारे में अवधारणा विकसित की, सबसे पहले एक उम्दा जल निकास प्रणाली विकसित की। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे तीनों लेक्चर आपको पसंद आए होंगे और इनसे जुड़े हुए प्रश्न, चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा के हों, चाहे वो मुख्य परीक्षा जो अभी सितंबर अक्टूबर में संभावित है, उसमें पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।